Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 5 of civics. Women change the world. महिलाओं ने बदली दुनिया. इसमें हमने पिछली वीडियो में राज सुंदरी देवी की स्टोरी पढ़ी थी कि वो उसने किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखा था. इस वीडियो में स्टेरियोटाइपिस्ट के बारे में पढ़ा. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे. वर्तमान टाइम की जो एजुकेशन है और विद्यालय कैसे हैं. टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉय एंड गर्ल्स. इंडिया हैज़ ए census every 10 years, which counts the whole population of the country. It also gathers details information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things, like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7-year-old and above were literate, that is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% of boys and men and 65% of girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap of not gone away. आज के टाइम में क्या है, विद्यालय की संख्या भी बढ़ी है और साथ साथ उसमें बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो लड़कों और लड़कियों की एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इंडिया में क्या है, हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस होती है, मतलब जनगणना शुरू होती है. और उसमें क्या है, पूरे भारत में कितने परसेंट लोग मैन और बॉयज़ एंड मैन लिटरेट है, कितने परसेंट वुमेन और गर्ल्स लिटरेट है, इसका भी उसी के अनुसार पता लगाया जाता है. ठीक है. इसमें क्या है, 1961 की जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, सब लड़कों को और पुरुषों को 7 वर्ष से और उससे अधिक आयु के का जो परसेंटेज था, लिटरेसी रेट थी, वह थी 40%. और अर्थात वह कम से कम अपना नाम, मतलब एजुकेट थी कि वह नाम लिख सकते थे. और इसकी तुलना में अगर हम लड़कियों की स्थिति को देखें, सिचुएशन और स्त्रियों के देखें, तो उसमें क्या थी, ओनली 15% ही उसका लिटरेसी रेट रही थी. 2001 में फिर से जो सेंसस हुई थी, उसमें बॉयज़ और मेल की जो संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, पॉपुलेशन लिटरेसी रेट बढ़ गई थी, 76% हुई थी और वुमेन की 54. और अभी जो रिसेंटली जो जनगणना हुई है 2011 में, उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया में जो बॉयज़ है, मैन है, उनकी जो लिटरेसी रेट है वह है 84%, 82%. और जो वुमेन है उनकी है 60 और गर्ल्स है 65%. और फिर इसके बाद भी क्या है, अब भी स्त्रियों की तुलना में क्या है, जो लड़कियों की तुलना में बॉयज़ को ज़्यादा प्रतिशत अधिक है. इनके बीच का जो डिफरेंस है अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है. Here is a table that show the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups, including scheduled caste, SC and ST, scheduled tribe. इसमें क्या था कि जो इसमें ये तालिका, ये टेबल दिया गया है. ठीक है. इस टेबल को आप देख सकते हैं. इसमें शेड्यूल कास्ट की और SC शेड्यूल ट्राइब की जो जनजातियाँ, इसका
परसेंटेज बताई गई है जो बीच में ही विद्यालय, कुछ बच्चे जो बीच में ही जो स्कूल छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ते हैं? शासकीय जो शब्दावली है में दलितों के और अनुसूचित जाति के जो और ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ड का यूज़ किया जाता है, वही बच्चे ज़्यादा क्या स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls who are from Dalit, SC and Adivasi ST backgrounds are less likely to remain in school. The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in school. इसमें क्या है, संभवतः जो ये पर टेबल बनाया गया है इस बात के ऊपर नोटिस किया गया है कि होगा कि सब लड़कियों की जो श्रेणी की तुलना में जो एससी है, अनुसूचित जो जाति है, एससी जो दलित है और जनजाति है यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब आदिवासी है बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जो लड़कियों में स्कूल में रहने के लिए की संभावना कम होती है। और लेकिन 2011 की जनगणना में क्या हुआ है, इन दूसरी जो कम्युनिटीज़ की जाति के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वह ज़्यादा स्कूल में नहीं रह पाती, उनकी वह ओनली 3 इयर्स तक प्राइमरी एजुकेशन तक ही स्कूल में रह पाती है, और जबकि दूसरी कम्युनिटीज़ की कम मतलब 4 वर्ष तक अपने स्कूल में प्राइमरी स्कूल में रह लेती है। देयर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरिया. There may not even be proper schools nor teacher who teach on a regular basis. If a school is not close to people homes and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave also because they are discriminated against by their teacher and classmates, just like Om Prakash Balmiki was. जो दलित हैं हमारे आदिवासी और मुस्लिम जो कम्युनिटी के चिल्ड्रन है वह स्कूल छोड़ देने के लिए अनेक जो उनके कॉज हो सकते हैं। देश के अनेक अलग अलग पार्ट में क्या है, विशेषकर ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में बहुत पुअर लोग नियमित रूप से पढ़ाने के लिए क्या है, ना तो उनके पास स्कूल होता है ना ही शिक्षक है, और यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो और ना ही लाने के लिए उनके पास बसेस की सुविधा दी गई है, और बस या सुविधा है तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। और कुछ फैमिलीज़ तो ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है, वेरी पुअर है, और अपने बच्चों को पढ़ाने का वह है एक्सपेंस नहीं उठा सकते, खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी सिचुएशन में जो बॉयज़ को है उनको ही क्या प्रेफरेंस मिलती है आगे पढ़ने के लिए, और बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके जो शिक्षक है, टीचर है और उनके जो क्लासमेट्स हैं वह डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपने 6 क्लास में पढ़ा है। अब क्या है, वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन क्या हुआ था। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव the right to study and go to school. There are other spheres like legal reforms, violence and health, where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes.
This struggle is known as the women's movement. Individual women and women's organization from different part of the country are part of the movement. Many men support the women's movements as well. The diversity, passion, and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination, and seek justice. Here are some glimpses of this struggle. इसमें क्या था, अब महिलाओं और जो गर्ल्स एंड वुमेन है उनको पढ़ाने के लिए और स्कूल जाने का राइट है, और कुछ एरिया में क्या है में भी जैसे कानूनी सुधार किए गए हैं, हिंसा और स्वास्थ्य जहां लड़कियों और महिलाओं की जो सिचुएशन है बहुत बेहतर हुई है। यह जो चेंजेस आए हैं अपने आप नहीं आए हैं, इसके लिए जो वुमेन्स है उन्होंने इंडिविजुअल रूप से लेवल पर आपस में मिलकर इन चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और इन संघर्षों को जो ये स्ट्रगल किया है उन महिलाओं ने जो स्ट्रगल किया अपने राइट को लेकर, उसे कहा गया वुमेन्स मूवमेंट का नेम दिया गया। देश के अलग अलग भाग में क्या है, कई औरतों और कई महिला संगठन ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन में मूवमेंट के पार्ट रहे, और बहुत सारे जो मैन हैं उन्होंने भी महिलाओं का क्या किया है, उनका साथ दिया है। और इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी जो विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें क्या हुआ, भेदभावों का जो जागृत करने, मतलब वुमेन्स को अवेयरनेस दिलाने, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने और न्याय को जस्टिस हासिल करने के लिए क्या है डिफरेंट जो स्ट्रेटजी का यूज़ किया, और इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे क्या हुआ, कैंपेनिंग, क्या हुआ इसमें कैंपेनिंग हुई, मतलब अभियान। कैंपेनिंग्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigning have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. भेदभाव और हिंसा मतलब वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बहुत सारे जो कैंपेनिंग चलाए गए महिला मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा, और इन कैंपेनिंग के अकॉर्डिंग नए जो न्यू लॉज भी बने। जैसे 2006 में एक लॉ बना जिसमें घर के अंदर जो शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग हो रही थी जिन महिलाओं के साथ, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। इसके बाद सिमिलरली efforts made by the women's movement led the Supreme Court of formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution। ऐसा ही मूवमेंट 1947 में जो क्या है सुप्रीम कोर्ट में स्थान पर एजुकेशनल और जो हमारे गाइडलाइंस उसमें एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर लड़कियों के साथ जो यौन हरासमेंट होती है उन्हें प्रोटेक्ट प्रदान करने के लिए दिशा गाइडलाइंस भी जारी किए गए। इन द 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ केस ऑफ यंग brides being murdered by their in-laws or husband greedy for more dowry. Women's groups spoke out against the failure to bring this case to justice. They did so by coming on the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry। और एक एग्जांपल के लिए देखें हम तो 1980 के दशक में क्या है
पूरे भारत भर में एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, दहेज प्रथा मतलब दहेज हत्याओं के खिलाफ क्या है, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और नवविवाहित जो न्यूली ब्राइड है, यंग ब्राइड के साथ उनके पति और ससुराल जो लोग हैं उसके इन लॉज है उनके द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया था। और महिला ऑर्गेनाइजेशन ने, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को क्या है, क्या बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा। इस मुद्दे पर महिलाएं उन्होंने क्या है, सड़कों पर उतर आई और न्यूज़पेपर दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का क्या किया, आदान प्रदान किया, बांटी और अंततः समाज में एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया था और न्यूज़पेपर में भी अब छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को फिर क्या है, चेंज किया गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को क्या किया जाए, दंडित किया जाए। राइजिंग अवेयरनेस, जागरूकता को कैसे बढ़ाया। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज टू राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इशू। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। इसमें क्या है, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज को, वर्ड को जो अवेयरनेस दिलानी थी, बढ़ाना भी महिला मूवमेंट ने का क्या था, इम्पोर्टेंट वर्क था। और उनको गीतों द्वारा, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के द्वारा से मंच से ही अपने संदेश लोगों के बीच उन्होंने पहुंचाए। फिर इसमें क्या है, प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करना। द वुमेन्स मूवमेंट राइजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस और for example, when a law or policy act against their interest, public rallies and demonstration are a very powerful way of drawing attention to injustice. जब महिलाओं के हितों का क्या है, उल्लंघन होने लगा, वायलेशन होने लगी जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ क्या है, आवाज़ उठाता है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए बहुत सारे ये क्या है, रैलीज निकालता है और प्रदर्शन आदि बहुत सारे करते हैं। अब है शोइंग सॉलिडेरिटी। अब क्या है, बंधुत्व व्यक्त करना, सॉलिडेरिटी मतलब शोइंग सॉलिडेरिटी। द वुमेन्स मूवमेंट इज आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड केस। इसमें क्या है, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला मूवमेंट का, वुमेन्स मूवमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। बिलो ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल। 8 मार्च को क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और औरतों को अपने स्ट्रगल को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए क्या है, उन्हें एक जगह वह इकट्ठे होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, किस तरह से वुमेन ने वर्ल्ड को चेंज किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आपका सिविक्स का।